अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं सुधीर कुमार त्रिपाठी। पिछले हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास हुई थी। उस क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में कई प्रोसेस, कई चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया गया था और उसके अलावा मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव प्रोसेस और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दी थी, लेकिन कुछ पार्ट आपके बच गए थे, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट बच गए थे जिसको हम कंप्लीट कर देते हैं। आपको पता होगा अब कई तरीके की वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे सुनाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आएगी, जैसे ये भी सुनाई दे रहा है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा यूपी में कांस्टेबल की भी वैकेंसी, जेल वार्डन की भी वैकेंसी आने वाली है। इसीलिए आप लोग जुड़े रहें और हमारे साथ में बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम पढ़ाएंगे, जैसे कल आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम आपके सामने पढ़ाएंगे और कल हम आपके सामने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो कल होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करिएगा और एमसीक्यूज भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला पार्ट, यानी ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है, हम आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको आगे का पार्ट समझाने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप लोग प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए अगर हमारी आवाज क्लियरली आपको आ रही है तो। ठीक है, यस, दीपक रॉक कह रहे हैं यस सर आ रही है। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही दिख रहा होगा, हम आज आप लोगों को पैनक्रियाज समझाएंगे, अग्नाशय, और उसके बाद इंटेस्टाइनल एंजाइम बताने की कोशिश करेंगे। अब आपको मालूम होगा मैंने माउथ पढ़ाया था, माउथ में आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया था। तो माउथ में आपको मैंने लार या सलाइवा, इसके अलावा मैंने आपको टीथ या टंग के बारे में पूरी जानकारी दी थी और उसके बाद मैंने आपको लीवर, आइसोफेगस, स्टमक या आमाशय के बारे में पूरी जानकारी हमने दिया था। आज मैं आप लोगों को छोटी आंत के पार्ट में बड़ी आंत तक के हिस्से को समझाने का प्रयास करूंगा। प्रियंका सिंह राम राम, प्रभात कुमार यस आ रही है, हमारी आवाज समझ में आ रही है सबको। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। जब हम पेट से छोटी आंत में उतरते हैं तो छोटी आंत के ऊपरी हिस्से पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। आपको मालूम होगा छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है 6.25 मीटर। यानी हमारे छोटी आंत का सबसे लंबा पार्ट क्या है, तो वो है, यानी पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा पार्ट क्या है, तो वो है छोटी आंत 6.25 मीटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शेयर भी करें, लाइक भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे आपको पढ़ाते रहें। देखिए हमारा ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है। इसके जस्ट ऊपर ये जो आपके सामने लगा हुआ है, हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसको कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, हम इसे लीवर कहते हैं। लीवर के बारे में कल ही मैं बता चुका हूं। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लीवर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है,
दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आप क्या उत्तर बताएंगे? बताइए कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो हमारे शरीर में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानी जाती है? बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए, तो हमारे कहने का मतलब बहुत सामान्य है। हाँ जी, 6.25 क्या होने वाला है? तो 6.25 स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। 6.25 छोटी आंत की लंबाई है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके 3 पार्ट होते हैं। बताइए मनुष्य के शरीर में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, यानी द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि? पहली तो आप लीवर जानते हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर दीजिए। सोनम यादव कह रही हैं पैनक्रियाज, प्रियंका सिंह कह रहे हैं पैनक्रियाज। बिल्कुल आप दोनों लोगों ने सही बताया। आयुष शर्मा और सुजीत जायसवाल ने भी सही बताया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए। आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हों, उन्हें भी इसके बारे में बताइए और सूचित करिए। चलिए, सुजीत ने भी कहा पैनक्रियाज। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में पैनक्रियाज या अग्नाशय होती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो उसका भी नाम पैनक्रियाज होगा। ध्यान रखिएगा, उसका भी नाम पैनक्रियाज होगा। तो हमारे कहने का मतलब यह होता है कि पैनक्रियाज क्या है? तो पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड एंड पैनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। यानी अग्नाशय मनुष्य के शरीर में एक पार्ट है और एक ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। भैया रीजनिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगा कब स्टार्ट होगी। वैसे मेरे ख्याल से रीजनिंग चल रही होगी क्लास में। फिर भी आप एक बार कोशिश करिए, बात करिए, शायद आपको पता चल जाए कि रीजनिंग कब होगी। रीजनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, इसके बारे में आप आराम से पता कर सकते हैं। चलिए, तो पैनक्रियाज इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, देख लीजिए। अब एक बात आती है कि इस पैनक्रियाज में क्या होता है। तो पैनक्रियाज में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पैनक्रियाज में एक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ बनाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए ये पैनक्रियाज है, अग्नाशय। इसमें छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? उभरे हुए। और इस जगह पर लिक्विड भरा होता है। अब एक प्रश्न है आपसे, यह बताइए अगर समुद्र के बीचों बीच कुछ उठा हुआ जमीन का हिस्सा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। अगर, हाँ जी, थैंक यू, प्रवेश कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, अभी भी पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जहां पर जमीन निकलती थी, बताइए, यानी समुद्र के अंदर जो जमीन है, वो जो उठा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस उठे हुए भाग को हम द्वीप या आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, पैनक्रियाज में भी कुछ उठा हुआ पार्ट होता है और इस उठे हुए पार्ट को हम लोग आइलैंड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड के नाम से जानते हैं। और हां, चूंकि इसकी खोज सबसे पहले लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए हम इसे लैंगरहैंस आइलैंड के नाम से जानते हैं।
तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये बताइए लैंगरहैंस आइलैंड कहां पाया जाता है। तो लैंगरहैंस आइलैंड फाउंड इन पैनक्रियाज, कहने का मतलब ये है कि लैंगरहैंस आइलैंड कहां पाया जाता है। तो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो वो पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं और इसी लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। नाम है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा सेल कहां होती है, तो अल्फा बीटा गामा सेल पैनक्रियाज में होती है। तो अभी तक जो हमने आपके सामने कुछ बातें बताई हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अग्नाशय छोटी आंत वाले हिस्से के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी पत्ती की तरह संरचना होती है और इस संरचना में एक अंदर की ओर द्वीप पाया जाता है। उसकी खोज सबसे पहले लैंगरहैंस ने किया था, इसीलिए हम इसे लैंगरहैंस आइलैंड के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं, आपको समझाते हैं। इस लैंगरहैंस आइलैंड में अल्फा, बीटा और गामा 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। तो ये बताइए, आप लोगों से एक प्रश्न है, हार्मोन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन? बताइएगा, हार्मोन हमारे शरीर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन या एंजाइम? Yes, सोनम यादव, लैंगरहैंस आइलैंड फाउंड इन पैनक्रियाज, अल्फा बीटा गामा सेल्स फाउंड इन पैनक्रियाज। बिल्कुल आप एकदम सही बता रहे हैं। बताइए, आप लोगों से एक प्रश्न है, हार्मोन क्या है? हार्मोन इज फैट आर कार्बोहाइड्रेट आर प्रोटीन? आंसर बताइए प्लीज। बिल्कुल सुजीत जायसवाल का आंसर आ गया है। सुजीत जायसवाल ने बिल्कुल एकदम सही उत्तर दिया है, प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह लगभग प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन जरूर होते हैं। आप 2014 का क्वेश्चन उठाइए, उसमें पूछा हुआ है हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है? तो हार्मोन एंड एंजाइम बोथ आर प्रोटीन। हार्मोन और एंजाइम दोनों क्या हैं? प्रोटीन हैं। बिल्कुल भी। और कल सभी लोग एमसीक्यूज होगा, इसीलिए आप सभी लोग कल ठीक 4 बजे अपनी अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए कि कितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, उसके लिए आप लोग यहां पर 4 बजे कल कम से कम 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज में लैंगरहैंस आइलैंड पाया जाता है और लैंगरहैंस आइलैंड में आप जानते हैं क्या पाया जाता है? लैंगरहैंस आइलैंड में अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा सेल जिसको कहा जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको मालूम होना चाहिए अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नाम का एक हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है और डेल्टा सेल से भी आपको मालूम होना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकेगॉन, लेकिन हम इसको सोमैटोस्टैटिन नाम के हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा। आपको मालूम होगा अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। यह डेल्टा वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। यानी अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। अब एक बात बताइए, आप लोग जितना भी खाते हैं, कुछ लोग 2 रोटियां, कुछ लोग 10 रोटियां और कुछ लोग 50 रोटियां खाने में विश्वास रखते हैं। तो आपको पता होगा जिन्होंने 2 रोटी खाई शायद उन्होंने अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम रखी, लेकिन जिन्होंने 10 रोटी खाई उन्होंने अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा
बढ़ा ली और जिसने 50 रोटी खाई उसने अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा ली। तो कहने का मतलब आप समझिएगा, कभी भी हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम डायबिटीज के फ्यूचर में शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को खाना खाने पर नियंत्रण और खाना खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना अनिवार्य हो जाता है ताकि आपका ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो जाए। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यह बताइए आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नाम का हार्मोन नियंत्रित करता है। आपने सुना होगा अपने आसपास कि कुछ बुजुर्ग लोग या कुछ यंग लोग भी डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों को इंसुलिन नाम के इंजेक्शन की जरूरत होती है। और आपको पता होगा इंसुलिन नाम का इंजेक्शन सूअर के इंसुलिन से बनाया जाता है जो मनुष्य के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज कंट्रोल्स बाय इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नाम का हार्मोन नियंत्रित करता है। यह एक सामान्य बात है। यस, इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? तो पैनक्रियाज। लेकिन आपके एग्जाम में पैनक्रियाज वाला भी प्रश्न पूछा गया है और यह भी पूछा गया कि यह बताइए इंसुलिन नाम का हार्मोन किस कोशिका से स्त्रावित होता है? तो उसका नाम क्या है? तो वो है बीटा सेल। क्या नाम है? बीटा सेल। और हां, इंसुलिन नाम के हार्मोन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन नाम के हार्मोन का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो आप जानते हैं बेंटिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन की खोज की थी। यानी इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम बेंटिंग नाम के एक साइंटिस्ट, बेंटिंग नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले खोजा था। आइए आगे बढ़ते हैं। संदीप दास आ गए हैं। नमस्ते बालक, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, जिस समय आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते हैं तो जब तक आपने खाना नहीं खाया है तो उस कंडीशन में आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, यह भी क्वेश्चन आ चुका है, 90 से 100 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। यानी अगर आप सुबह उठे हैं और आप सुबह उठ करके खाना आपने नहीं खाया है, उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा? उस कंडीशन में जब आप अपने ग्लूकोज की मात्रा को मेजर करते हैं, उस कंडीशन में आपका ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम पर डीएल यानी 100 ml होना चाहिए। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल 100 से लेकर 140 के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपके शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है तो समझ जाइएगा आप धीरे धीरे करके डायबिटीज की ओर बढ़ जाते हैं। यानी धीरे धीरे करके आप डायबिटीज की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को लगातार नियंत्रित रखने का प्रयास करिए। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 90 मिलीग्राम पर डीएल। और आप जानते हैं जब आप खाना खा लेते हैं तो 100 से लेकर 140 के बीच में आपका ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। कभी कभी जब किसी डायबिटीज वाले का ग्लूकोज टेस्ट होता है तो उसके शरीर में 400 से भी ऊपर ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। यानी अगर 400 से ऊपर ग्लूकोज की मात्रा अगर शरीर में है तो इसका मतलब उसके शरीर में ग्लूकोज तो भरा हुआ है लेकिन किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसका शरीर कमजोर होता हुआ चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है
तो कौन सा रोग होता है? ध्यान से देखिएगा। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो आप जानते हैं हाइपर। हाइपर मतलब, हाइपर का मतलब होता है, बोलते हैं ना हाइपर हो गया, हाइपर मतलब ज्यादा। और हां, हाइपो का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं हाइपो का मतलब होता है कम। तो अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो हाइपरग्लाइसीमिया, और ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हुई तो हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। और हां, इसी बीमारी को, जो हाइपरग्लाइसीमिया है, इसी बीमारी को हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग मधुमेह रोग भी कहते हैं। व्हाट इज डीएल? डीएल मीन्स होता है 100 ml। 1 DL इज इक्वल टू 100 ml। ध्यान रखिएगा। यानी हां, कहने का मतलब यह है, हाइपर मतलब होता है उत्तेजित हो जाना, यानी हाई लेवल हो जाना। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया नाम का रोग, और जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है। ये एक सामान्य घटना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके सामने है, ये बातें बता दिया मैंने। अच्छा, ये बताओ, क्या जब मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था 3 ही जगह डाइजेशन होता है, माउथ में, पेट में और छोटी आंत में। तो जो आपका माउथ है, उस माउथ में किस चीज का डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन? मोइनुद्दीन खान कह रहे हैं सर आखिरकार आप आ ही गए, थैंक गॉड। तो बेटा आप लोग फिर पहुंचाइए बालकों तक हमारी सूचना कि हम आ ही गए हैं। चलिए बताइए। कार्बोहाइड्रेट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही। मोइनुद्दीन खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रियंका सिंह सही हैं, संतोष मौर्य बिल्कुल सही हैं। हां जी बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट। माउथ में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पेट में किस किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है बताइए। यानी जो आपका स्टोमक या अमाशय है, इसमें किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बताइएगा। स्टोमक में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? पेट में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बताइए। पेट में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? संतोष मौर्य कह रहे हैं फैट। प्रोटीन बिल्कुल सही है। प्रियंका सिंह, आप लोगों ने हमारी क्लास ली है इसलिए आप लोगों को पता है। फैट का भी होता है बिल्कुल, हां जी। प्रोटीन, सुदीस, फैट, यस। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या माउथ या अमाशय में, मुख में या अनामाशय या स्टोमक में, क्या इन दोनों जगहों में तीनों खाना पचता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन? बताइए, क्या अमाशय और मुख में तीनों खाना पचता है? बताइएगा, क्या मुख या अमाशय में तीनों खाना पच जाता है? सर यू आर द बेस्ट बायोलॉजी टीचर दैट्स आई हैव सीन। हाँ बालक, थोड़ा ऑनलाइन में दिक्कत हो जाता है लेकिन ऑफलाइन में अच्छा रहता है, कोई बात नहीं। बताइए, क्या तीनों खाना पचता है? बोलिए। नो, याद रखिएगा। लेकिन जो आपकी छोटी आंत है, वहां पर एक पैनक्रियास पाया जाता है, और पैनक्रियास से हार्मोन भी निकलता है, और पैनक्रियास से एंजाइम भी निकलते हैं, और एंजाइम ही खाने के पाचन में मदद करता है। यानी एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों को पचाने में कौन मदद करता है? तो तीनों को पचाने में सिर्फ और सिर्फ कौन मदद कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है पैनक्रियास। तो याद रखिएगा,
अग्नाशयी रस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पैनक्रियाटिक जूस इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव जूस, यानी अग्नाशयी रस को आप लोग पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें 3 एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो बताइए बेटा, पैनक्रियाटिक जूस इज आल्सो नोन एज टोटल डाइजेस्टिव जूस, यानी अग्नाशय के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होगा, इसलिए घबराइए मत और लगे रहिए। डाइजेस्टिव जूस मींस होता है क्या? एंजाइम। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो स्टार्च को पचाता है, और लाइपेज नाम का जो एंजाइम है वह फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, और एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में बदलता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम कहां पाया जाता है? ये दोनों कभी भी एग्जाम में नहीं आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम फाउंड इन पैनक्रियाज, यानी सिक्रीटेड इन पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है। ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन, बिल्कुल सही, माल्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस पॉइंट्स को याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, मैं आपको कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद टहलना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद थाली खटिया के नीचे या बेड के नीचे सरकार करके सोना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं। जिन लोगों में खाना खा के टहलने की आदत होती है उनमें डायबिटीज होने के चांस कम होते हैं, या तो फिर एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति होता है उसमें भी डायबिटीज होने के चांस कम होते हैं। डायबिटीज अगर आपसे पूछा जाए कितने टाइप की डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, यानी टाइप 1 एंड टाइप 2। देखिए ध्यान से, हम इस टाइप 1 और टाइप 2 को मेलाइटस के नाम से जानते हैं। यानी डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? तो डायबिटीज, जय श्री कृष्णा, एमाइलेज इज आल्सो फाउंड इन माउथ। यस, एमाइलेज माउथ में भी पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। मलाइटस, ठीक है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी डायबिटीज होती है? तो हम उसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। यानी हिंदुस्तान में लोग आलसी होते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। यानी अगर आपके शरीर में व्यायाम की कमी है तो डेफिनेटली आपके शरीर में क्या दिक्कत आएगी? अगर आपकी बॉडी में व्यायाम की कमी है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, आप खाते जाएंगे और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, इससे आपको दिक्कत होगी। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज होने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पैनक्रियास फेल हो जाता है और ऐसे चांस कम होते हैं। भारत में अधिकतम टाइप 2 प्रकार के मधुमेह रोग पाए जाते हैं। यानी भारत में सर्वाधिक कौन सा रोग होता है? तो टाइप 2। खाना नहीं पचता, प्रिंस राजा कह रहे हैं खाना नहीं पचता, उसके लिए आपको खाना खाने के बाद घूमना टहलना और अच्छा खाना खाना होगा। यानी एक बार आप मक्के की रोटी खाने का प्रयास करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में
लोग एक्सरसाइज या मेहनत कम करते हैं, इसीलिए आज की डेट में लगभग 8 करोड़ लोग हिंदुस्तान में प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब डायबिटीज के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, बस उस दरवाजे में इंटर करना है और डायबिटीज को लेकर के बाहर निकलना है। तो मेरे कहने का बहुत सामान्य मतलब है, आप समझ रहे होंगे, हिंदुस्तान में डायबिटीज 2 टाइप की जो होती है, टाइप 2 वही होती है, उसी को हम टाइप 2 मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। ये एक सामान्य बात है। सर आप पागल हैं क्या? शुभम जोशी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। अगर आप किसी भी टीचर्स को अगर आप इस प्रकार के संबोधन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम है हम लोग यहाँ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप किसी भी अध्यापक को पागल समथिंग कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। ये आप अपने घरों में जो संस्कार मिलता है ना, उसको आप जाहिर करते हैं कि आप किस खानदान से संबंधित हैं। तो इसीलिए कभी भी उल्टा सीधा बोलने का प्रयास मत करिए। कम से कम हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप उल्टा बोलते हैं तो क्या मैं भी उल्टा बोलना शुरू कर दूं? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको आपको मालूम ही नहीं होगा कि आसपास जितने भी बड़े या जो सम्मानित लोग हैं, जो अध्यापक हैं, उनसे किस तरीके से बात करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी समस्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी इससे। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो, हम लोग गला फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो कम से कम अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम खराब तो मत बोलिए। ठीक है, चलिए। शुभम, डोंट एब्यूज टू सर, ही इज लीजेंड। देखो, वो मोइनुद्दीन खान मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे से पहले भी कभी ना कभी वो पढ़ चुके हैं। नरेंद्र चौधरी, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप अपना तैयारी करिए। शुभम जोशी, आराम से प्रिपरेशन करिए, भगवान करे आपको सफलता मिले और आप भी किसी न किसी ऐसे पद पर चले जाएं। अच्छा, स्टूडेंट नहीं है वो? चलिए कोई बात नहीं, स्टूडेंट नहीं है तो क्या हुआ सर, आप बहुत नाइस हैं, थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, वह अपना भी सम्मान नहीं कर पाते हैं, शायद इसीलिए उनको दिक्कत होती है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करेगा वो दूसरों का भी सम्मान करना सीख जाता है, और जो व्यक्ति अपना ही सम्मान नहीं करता वह दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर बेस्ट बायोलॉजी टीचर, थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग अगर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, टीचर कम्युनिटी से हैं, तो टीचरों को सम्मान देना ये आपका मेरा अधिकार है, उस सम्मान को पाना, और आपका देना अधिकार हो या ना हो ये मैं नहीं जानता हूं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं पढ़ा रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज बता रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेटा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली तो लीवर होती है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, बताइए, बोलिए, आंसर करिए। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा हूं, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं पूछ रहा हूं। नहीं बेटा, पैनक्रियास। तान्या रंजन बिल्कुल सही कह रही है, पैनक्रियास, 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 बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी क्लास बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार होती है। कल मैं एमसीक्यूज का क्लास लूंगा, एमसीक्यूज की क्लास कल होगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगी। उम्मीद करता हूं कल कम से कम
500 बच्चा यहां होगा जो उस प्रश्न का उत्तर दे रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए और पहुंचाने की कोशिश करिए। और कल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में 60 में से अगर 55 क्वेश्चन किसी बच्चे ने किया तो मैं उसे पुरस्कार दूंगा, मैं उसे अवार्ड दूंगा। कहां जाने का? युगांडा जाने का। तो आप लोग अगर युगांडा जाना चाहते हैं तो कल आप 60 में से 55 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए सर, फर्स्ट तो थायराइड है। नहीं बेटा, याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड 3 तरीके की ग्लैंड्स होती है। पहली जिसका नाम है डक्टलेस ग्लैंड यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आप बात करते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड की तो उसका नाम है लीवर, और अगर आप बात करते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात, तब आप थायराइड आंसर बताते हैं। थायराइड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान रखिएगा इस बात को। सर इज इट पक्का? ओके। और कल कम से कम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहां होने चाहिए। कल हम 60 क्वेश्चंस कराएंगे और देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट डाइजेशन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए एक प्रश्न का उत्तर पूछ लेते हैं आपसे। बताइए, क्या बड़ी आंत में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन होता है? क्या बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन होता है? बताइए, क्या बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन होता है? यस, बिल्कुल सही जवाब है प्रिंस राजा। थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी हाईएस्ट मार्क लाने की और युगांडा जाने का ऑफर भी लेंगे। बिल्कुल युगांडा जाना पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे बताइए, क्या लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन होता है या नहीं होता? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं नो सर। अहम साहू कह रहे हैं यस। नो बेटा, नो, बिल्कुल नो, एकदम नो। याद रखिएगा, किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड अब्सेंट इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं आपको। अब देखिए, सब 3 ही जगह डाइजेशन होता है आपकी बॉडी में। एक का नाम है माउथ। सर लार्ज इंटेस्टाइन कोई डाइजेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा। मुकेश कुमार पांडे नहीं होता, तान्या रंजन नहीं होता, बिल्कुल। विभूति शंकर कह रहे हैं नहीं होता। कल कितने बजे है? हम 3 दिन आपके सामने प्रकट होंगे और वो 3 दिन का नाम है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक समय होगा 4 बजे। 4 बजे हम यहां पर उपस्थित होंगे और आपको कल हम एमसीक्यूज कराएंगे और परसों आपकी किडनी आपको दिखाएंगे, यानी आपकी किडनी कितनी होती है? 2 होती है। वो सारी बातें आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग कह रहे हैं कि सर डाइजेशन बड़ी आंत में नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउथ फैट प्रोटीन। यस, माउथ में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन होता है और किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन यानी लास्ट डाइजेशन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। देखिए, छोटी आंत में इरेप्सिन नाम का एंजाइम, माल्टेज नाम का एंजाइम, लैक्टेज नाम का एंजाइम, सुक्रेज नाम का एंजाइम। बेटा ध्यान रखना, ये तीनों एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए। पूछा गया है तो सिर्फ क्या? इरेप्सिन। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है इरेप्सिन नाम का एंजाइम कहां पाया जाता है? इरेप्सिन नाम का एंजाइम छोटी आंत की दीवारों में पाया जाता है और यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम कहां होता है? पैनक्रियाज में, जो छोटी आंत में निकल करके प्रोटीन को पचाने में मदद करता है।
पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। और अमाइलेज या टाइलिन या लाइसोजाइम कहाँ होता है? तो वो माउथ में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज काइल। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, बताइएगा। आपने देखा होगा कि अगर हम बाथरूम जाते हैं सुबह सुबह और कोई आदमी दरवाजा भड़बड़ा रहा हो या कोई गया हो अंदर, तो आप सोचिए जब वो बाहर निकालता है तो आप क्या करते हैं? कितना माहौल खराब कर दिया। आप ये बताइए, उस मल में, जिसको आप फेसिस कहते हैं, ठोस मल में जो गंध होती है वह इंडोल और स्कैटोल के कारण होती है। यानी अगर आपका डाइजेस्टेड फूड विद इन 24 आवर बाहर आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसमें अगर बाद में आता है तो उसमें आपको गंध आएगी। तो ध्यान रखिएगा, यानी अगर आपके शरीर में बदबू आ रही है, शरीर में बदबू नहीं, सॉरी, आपके मल में अगर बदबू आती है तो इसका मतलब है कि उसमें इंडोल और स्कैटोल की मात्रा बढ़ जाती है। बताइए, मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? बताइए, माउथ में जो डाइजेस्टेड फूड था उसे क्या कहते हैं? और स्टोमक में जो पचा हुआ भोजन है उसे क्या कहते हैं? छोटी आंत में पचे हुए भोजन को तो काइल कहते हैं, लेकिन माउथ में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है? बताइए। मुख में, यार बच्चे कम आ रहे हैं जरा सा, कल से बच्चे बढ़ने चाहिए यहां पर आप लोग अपने मित्रों के बारे में बताइए, लोगों को समझाइए कि आइए, हमारे एक पुराने सर हमसे मिल रहे हैं। बोलस बोलस बोलस, बिल्कुल कायम। आप लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से बताइए। तो कल कितने कितने बच्चे, कितने कितने स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे? बताइए। बहुत सही आंसर प्रियंका सिंह। हाँ जी, तान्या रंजन बोलस, बेटा बेलस नहीं, बोलस। और सुजीत जायसवाल काइम माउथ में, नहीं, माउथ में तो बोलस होता है, स्टोमक में काइम होता है बेटा। कल कितने बच्चे सब लोग जोड़ेंगे बताइए? एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को जोड़ेगा कल यहां पर सब लोग, एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को ऐड करेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी आनंद आएगा। चलिए, मोइनुद्दीन खान कह रहे हैं 100+, ओके 5K। मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, आप देख सकते हैं 5K कुछ ज्यादा हो गया है। ठीक है, बोलस बोलस, बेलस नहीं, बोलस। अरे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। सारा इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब यूनिक हैं। कभी भी आप अपनी तुलना किसी और से मत किया करिए। अगर आप कहते हैं वो खूबसूरत है तो आप भी बहुत खूबसूरत हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी से तुलना मत करिएगा। अगर कोई व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है, आप भी अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपका भी मजाक बन जाएगा। ठीक है सर, जैसे पासू के मुंह, क्या पशु के मुंह? पशु का मुंह तो मैं नहीं जानता बालक, लेकिन मुझे जो मालूम है, हिंदी में क्या कहते हैं सर बोलस को? बालक हमको भी नहीं मालूम है बोलस को क्या कहते हैं, लेकिन सर आई एम CS इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग बायोलॉजी, इट्स जस्ट बिकॉज यू, यस यू हैव बेस्ट वे ऑफ टीच, थैंक यू। नईम कह रहे हैं मैं 200+ बच्चा जोड़ूंगा। तो देखते हैं कल कितने विद्यार्थी हमारे साथ यहां आते हैं। ये सारे बच्चे 4 बजे हम कल आपके सामने होंगे 60 क्वेश्चंस के साथ में, 60 प्रश्नों के साथ में। देखते हैं कितने विद्यार्थी कितने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। पशु के टैबलेट को बोलस, अरे नहीं भाई। अच्छा, मनीष कुमार मैकाल, देखते हैं मनीष कुमार बोलस सर बहुत, सर नाइट टॉर्चर, सर आप ऐसे मोटिवेट करते हैं, करिए, हमें अच्छा लगता है। ओके तान्या रंजन, थैंक यू बेटा, आप लोग लगे रहिए सब लोग, और कल हम आपसे मिलेंगे ठीक 4 बजे। अब क्लास का समय हो गया है और आपका पाचन तंत्र खत्म हो गया है। मुझे देखना है थैंक यू लगा है कि नहीं। देखिए ये अड्डा 24/7 का थैंक यू है, इतना सुंदर सा थैंक यू लिखा हुआ है।
आप सभी विद्यार्थियों को अड्डा 24/7 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग के लिए। और कल हम उम्मीद करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आएंगे और 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप 60 क्वेश्चन में से 55 कर ले जाते हैं तो आपको नाइजीरिया और युगांडा भेजने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप वहां जा करके कुछ आनंद की अनुभूति कर पाएं। धन्यवाद।